गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज से हम क्लास 12th इंग्लिश एनसीईआरटी की जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ की पहली बुक है फ्लेमिंगो और आज हम फ्लेमिंगो बुक का पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन विच इज़ रिटन बाय अल्फोंस डॉटे। सो ये लेसन सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि लैंग्वेज, आइडेंटिटी, पेट्रियटिज्म की एक गहरी फीलिंग को, एक डीप फीलिंग को दिखाता है। एक छोटा सा क्लासरूम है, उसका एक इमोशनल फेयरवेल है और एक बड़ी हिस्टोरिकल रियलिटी है। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर की वैल्यू हमें तब समझ में आती है जब उसे हमसे छीन लिया जाता है। तो तैयार हो जाइए एक इमोशनल, मीनिंगफुल और थॉट प्रोवोकिंग लेसन को पढ़ने के लिए। इस चैप्टर के साथ हम सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि हिस्ट्री, इमोशंस और वैल्यूज़ भी सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो जर्नी टुगेदर। द लास्ट लेसन विच इज़ रिटन बाय अल्फोंस डॉटे। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो अल्फोंस डॉडे फ्रांस के एक मशहूर ऑथर हैं। उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं और ये कहानी उनकी सबसे फेमस स्टोरीज़ में से एक है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वॉर 1872 से 1871 in which France was defeated by Prussia which is led by Bismarck। तो ये कहानी फ्रैंको प्रूशियन वॉर के टाइम की है। ये जो वॉर था ये फ्रांस और प्रूशिया के बीच हुआ था 1870 से लेकर 71 तक। और इस वॉर में फ्रांस हार गया था और प्रूशिया के लीडर बिस्मार्क थे जो कि जीत गए थे। प्रूशिया देन कंसिस्टेड of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। अब जो प्रूशिया है वो तब जो नेशंस थे, मतलब देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशन, जो अब नेशंस है ना, जर्मनी, पोलैंड और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, उसमें से। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू Prussian hands. So read the story to find out what effect this had on the on life at school। अब जंग जब हुई, वॉर जब हुई, तो वॉर के बाद एल्सेस और लॉरेन फ्रांस से छीन लिए गए और अब ये जो एरियाज़ हैं ये प्रूशिया के कंट्रोल में आ गए हैं। तो हम जब ये कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से पॉलिटिकल चेंज की वजह से स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की लाइफ पर क्या असर पड़ा। तो इस कहानी में हमें पता चलेगा कि ये जो कहानी है ये सिर्फ वॉर की कहानी नहीं है बल्कि एजुकेशन और लैंग्वेज की भी कहानी है। अब ये कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं ये जो कि हम टेक्स्ट में इनको पढ़ेंगे और इनको हम उसमें समझेंगे। तो थोड़ा पहले इन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। आप जब ये स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको ये वाले सारे एक्सप्रेशन पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि पहला है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। इसका मतलब होता है, आप लिख सकते हैं इसको, इस फ्रेज का, इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है अम, बहुत ज़्यादा डर में। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा डर में। काउंटेड ऑन इसका मतलब होता है किसी पर भरोसा करना, राइट। थम्ड एट द एजेस इसका मतलब है किताब को बार बार खोल कर पढ़ना, मतलब बार बार उसको, जैसे हम पेजेस पलटते हैं तो बार बार उसमें फिंगर और थंब लगाते हैं ना, तो किताब को बार बार पढ़ना। थम्ड एट द एजेस का मतलब होता है बुक को बार बार पढ़ना। इन यूनिजन मतलब एक साथ, यूनिटी से। अ ग्रेट बसल मतलब काफ़ी ज़्यादा हलचल से। रिप्रोच आर सेल्स विथ मतलब खुद को दोष देना, खुद को ब्लेम करना। तो अभी मैंने आपको इन फ्रेजेस के, इन एक्सप्रेशंस के मीनिंग बता दिया है और हम ये जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread। देखिए आ गया पहला फ्रेज, पहला एक्सप्रेशन, इन ग्रेट dread of scolding, especially because M. Himmel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them। अब यहाँ पे जो नरेटर है,
आई बोलकर उन्होंने कहानी को शुरू किया, मतलब फर्स्ट पर्सन नरेटिव है ये। तो कहानी का जो नरेटर है, हमें उनका नाम आगे जाके पता चलेगा क्या नाम है उनका। कहानी का नरेटर वो बताता है कि वो उस दिन स्कूल के लिए लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा डर में थे कि टीचर उन्हें डांटेंगे। अब वो क्यों डांटेंगे और किस टीचर का डर था उन्हें? एम हेमिल का डर था उन्हें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो ना पार्टिसिपल्स पर, ये ग्रामर का एक पार्ट होता है, वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे। तो मतलब द नरेटर को बहुत डर लग रहा है अपने टीचर से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो और ये लेट भी बहुत हो गया है, तो ये डांट तो पड़ेगी। और इसको सबसे ज़्यादा तो मिस्टर एम हेमिल का ही है, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि वो ग्रामर का जो टॉपिक है पार्टिसिपल्स, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि उसका टेस्ट होगा। और डर का रीज़न ये है, एक तो लेट हो गया और ऊपर से उसको कुछ आता नहीं है। फ्रांस, मतलब जो भी नरेटर है, उसको पार्टिसिपल्स का बिल्कुल कुछ नहीं आता, उसे आता ही नहीं है, उसने सीखा ही नहीं है, उसने याद नहीं किया कुछ भी। तो इसलिए उसको डर लग रहा है, एक तो वो लेट हो रहा है, ऊपर से इसको कुछ आता नहीं है, तो इसको एम हेमिल से बहुत डर लग रहा है कि आज तो टेस्ट होना है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब नरेटर के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना स्कूल से बंक कर लिया जाए, स्कूल से भाग जाऊँ मैं और पूरा दिन इधर उधर स्पेंड कर दूँ कहीं और। मतलब ये एक नॉर्मल स्टूडेंट का थॉट है। सपोज़ आप, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर ने आपको बोला कि कल आप लोगों का टेस्ट है, और आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, आपको आता नहीं है, तो आपको डर है ना कि मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा, या नहीं कर पाऊँगी आंसर, मैं क्या लिखूँगी या मैं क्या बोलूँगा। तो टीचर से भागने का मन करता है, टीचर से बहुत खौफ आता है। तो इस नरेटर के क्योंकि ये भी स्कूल स्टूडेंट, एक बच्चा ही है, तो इसके मन में भी बहुत डर है, बहुत डर है इसको। तो इस बच्चे के मन में भी यही यही ख्याल आया कि चलो आज स्कूल को बंक कर देते हैं। मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट का थॉट है, बिल्कुल रियल थॉट है ये, कि कहीं बाहर घूम लूँगा मैं, नहीं जाऊँगा मैं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। मौसम बहुत अच्छा था, धूप थी, गर्मी थी, बहुत ही खुशगवार सी सुबह थी, ब्राइट सा डे था। मतलब बाहर रहना और ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। अगर बाहर बहुत मौसम ख़राब होता तो शायद फिर भी ये होता कि चलो बाहर क्या करेंगे, क्लास में ही चलो। अब बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो बाहर रहना उसे और ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया चहक रही थी, तो नेचर का सीन स्कूल से ज़्यादा अट्रैक्टिव था। एट द एज ऑफ द वुड्स, देखो एक और फ्रेज़ आ गया, अच्छा नहीं ये दूसरा फ्रेज़ है। एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। अब बाहर जो है चिड़िया चहक रही थी, नेचर का सीन स्कूल से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। और प्रूशियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग बेसिकली आप कह सकते हैं कि आर्मी ट्रेनिंग होती है, तो प्रूशियन सोल्जर्स जो है वो ट्रेनिंग कर रहे थे। यानी यहाँ पर हमें पता चलता है, ये एक हिंट है कि वॉर का एटमॉस्फेयर चल रहा है। एटमॉस्फेयर तो है वॉर का, कि भाई जो आर्मी है, जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। इट वॉज ऑल much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब फ्रांस, मतलब अ, जो ये बच्चा है, मतलब बाहर सब कुछ बहुत ही टेम्पटिंग था, रोल ऑफ पार्टिसिपल से तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था ये। तो लेकिन इसके पास स्ट्रेंथ थी कि इसने खुद को रोक लिया, मतलब खुद को कंट्रोल करने की स्ट्रेंथ इसके पास थी, और ये फटाफट जल्दी जल्दी स्कूल भाग गया। आगे पढ़ते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब जब ये टाउन हॉल के बाहर से, मतलब टाउन हॉल से गुजरा, तो इसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड पर बहुत भीड़ लगी है, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली थी, इसलिए लोग वहाँ खड़े थे, वेट कर रहे थे। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब क्या हुआ कि, मतलब ये जब टाउन हॉल से गुजरा तो इसने देखा कि बहुत भीड़ लगी बुलेटिन बोर्ड के पास,
और लोग कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें यहीं से तो आ रही थी, जैसे कि हम लोग वॉर में हार रहे थे, ड्राफ्ट हो रहा था, ऑर्डर्स हो रहे थे कमांडिंग ऑफिसर्स के, मतलब जितनी भी बुरी बुरी खबरें थी वो सब यहीं से आ रही थी। बट इसके मन में एक और थॉट आई, जो इसने मतलब जो इसको रोक मतलब इसको रोक नहीं पाई यहाँ पे, सीधा सीधा तेज तेज चल के स्कूल चला गया। कि मतलब इसने सोचा कि अब कौन सी नई मुसीबत आ गई जो इतनी भीड़ यहाँ पर टाउन हॉल पर लगी हुई है। मतलब हमें 2 साल से कोई ना कोई बुरी खबर इसी जगह से मिल रही है शहर के लोगों को। अब पता नहीं ऐसी कौन सी बुरी खबर आ गई है जो यहाँ फिर यहाँ पर भीड़ हो गई है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." अब क्या था कि ये जितना तेज चल सकता था ये चला, और वहीं पर इसने देखा कि वहाँ पे सभी लोग हैं, जैसे लोहार है, बाकी सब लोग हैं, मतलब सब लोग पढ़ रहे हैं नोटिस। मतलब सब लोग जो जो वहाँ पर है वो सब नोटिस, एक नोटिस लगा है बुलेटिन बोर्ड पर, वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि अ, मतलब हर एक आदमी कंसर्न था उस नोटिस के लिए। सिर्फ ये बच्चा नहीं था, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, क्योंकि उनको तो क्या टेंशन है कि उनके स्कूल में टेस्ट है और उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो जैसे ये जो दिन है ये एक मतलब एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि स्कूल का स्टूडेंट है, और उसका टेस्ट होने वाला है स्कूल में, और उसको पार्टिसिपल्स नहीं आते हैं और उसका टेस्ट होने वाला है। तो वो अपने टीचर से, अपने पढ़ाई से भागना चाह रहा है, लेकिन फिर भी वो जैसे जैसे तैसे करके स्कूल की तरफ भाग जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब एक चीज़ थोड़ी यहाँ पर डिस्कस करनी रह गई कि जब फ्रेंड्स तेज तेज चल कर स्कूल जा रहा होता है, तो एक ब्लैक जो होता है उसे आवाज़ देता है, और वो उसे मजाक में कहता है कि अरे इतना तेज़ मत भागो, स्कूल पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम है, तुम्हारे पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है स्कूल पहुँचने के लिए। तो यहाँ बब का मतलब है बेटा, मतलब एक फ्रेंडली टोन कि अरे 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 इतना तेज़ कहाँ चल के जा रहे हो बेटा, अभी तो स्कूल पहुँचने में बहुत समय है। आगे पढ़ते हैं। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. अब इस बच्चे को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो बिना रुके वहाँ से निकल गया, भागता रहा। वो अपने स्कूल जाने के लिए भागता रहता है, और भागते भागते हाफने लग जाता है। वो हेस्ट में पहुँचता है ना, बिल्कुल हाफते हुए, सांस फूलते हुए स्कूल पहुँच जाता है। और ये दिखाता है कि वो कितना नर्वस और डरा हुआ था अपने टीचर से कि भाई टेस्ट है और पढ़ा कुछ है नहीं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल। एक एक्सप्रेशन और आ गया, ये रहा, ग्रेट बसल। There was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison. ये एक और expression आ गया. Very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब क्लासरूम का तो काफ़ी नॉर्मल सीन है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, नॉर्मली जब स्कूल शुरू होता था तब बहुत शोर शराबा होता था। यूजुअली क्या होता था, जैसे स्कूल होता है, जब शुरू होता है स्कूल, आपके अपने स्कूल भी जब शुरू होते हैं तो बहुत शोर शराबा होता था। लेकिन आज का सीन थोड़ा सा अलग है। लेकिन ये पहले यूजुअली जो रहता था वो बताएंगे कि नॉर्मली स्कूल जब शुरू होता था तब काफ़ी शोर शराबा होता था, काफ़ी ग्रेट बसल होता था, ये हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन। काफ़ी शोर शराबा होता था, डेस्क के ओपनिंग और क्लोजिंग की आवाज़ें होती थी, बच्चों का एक साथ यूनिसन, एक साथ लेसन्स को रिपीट करने की आवाज़ें आती थी बहुत ज़ोर से, है ना। मतलब जब भी यूजुअली स्कूल शुरू होता था तब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। बच्चे डेस्क के खुलने और बंद, मतलब बेंचेस के खुलने और बंद करने की आवाज़ें होती थी, बच्चों का चैप्टर को, लेसन्स को ज़ोर ज़ोर से याद करने का, रिपीट करने की आवाज़ें होती थी। बच्चे एक साथ ज़ोर से लेसन्स को रिपीट करते थे, कभी कभी तो समझने के लिए कान पर
हाथ रखने पड़ते थे, मतलब जब वो अपने लिए लेसन्स याद कर रहे होते थे तो अपना ही बोला हुआ समझने के लिए उनको अपने कानों पे हाथ रखने पड़ते थे। और जो टीचर्स थे वो, मतलब एम हेमल का बड़ा आयरन रूलर डेस्क पर पड़ता था, मतलब डिसिप्लिन और अथॉरिटी का यहाँ पे सिंबल दिखता है। लेकिन आज कुछ अलग है, मतलब ये जो सब बातें बताई हैं ये यूजुअली स्कूल का जो होता था सीन, ये वो बताया गया है कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता था, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते थे, चैप्टर्स रिपीट कर रहे होते थे, टीचर रूलर से बार बार डेस्क पर मार रहे होते थे, और बच्चे चैप्टर्स को रिपीट कर रहे होते थे, ज़ोर ज़ोर से याद कर रहे होते थे। मतलब डिसिप्लिन और अथॉरिटी काफ़ी, मतलब टीचर्स की अथॉरिटी और बच्चों का डिसिप्लिन, ये सब देखने को मिलता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल शांत था। और ये साइलेंस बहुत ही अनयूजुअल था, यूजुअली ऐसा था नहीं, इतनी शांति नहीं होती थी। और इसी से यहाँ पर सस्पेंस बन जाता है कि ऐसा क्या हुआ था जो स्कूल में इतनी हलचल, इतना शोर शराबा होता था, आज वहाँ पर ये सब कुछ नहीं है, तो ऐसा क्यों है? आई हैड काउंटेड ऑन, तो ये देखो, ये भी हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. अब यहाँ पर ये बच्चा सोचता है कि शोर में चुपचाप, मतलब इतनी क्या शांति हो गई यहाँ पर, मतलब वो ये सोचता था कि शोर में चुपचाप सीट पर बैठ जाएगा, उसने तो यही सोचा था ना कि वो स्कूल में जाएगा और चुप शोर हो रहा होगा और बिना किसी को दिखे वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएगा। पर आज तो शोर है ही नहीं, बल्कि क्लासरूम संडे मॉर्निंग जैसे शांत है। अब देखिए, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में जब तक सारे बच्चे होते हैं तब तक बहुत शोर रहता है, लेकिन जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है स्कूल में एकदम सन्नाटा हो जाता है। स्कूल में मंडे टू सैटरडे बहुत ज़्यादा जो मॉर्निंग्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा हलचल, बहुत ज़्यादा शोर होता है, लेकिन संडे मॉर्निंग बिल्कुल शांत होती है। तो जो ये क्लासरूम था आज संडे मॉर्निंग जैसा ही शांत था, मतलब बिल्कुल शोर नहीं था, पिन ड्रॉप साइलेंस था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस and Miss and M. Hemmel walking up and down in his terrible iron rule under his arm. अब इसने खिड़की से ही देखा कि सारे जो इसके क्लासमेट्स हैं वो अपनी जगह पर ऑलरेडी बैठ चुके हैं, और एम हेमल जो है वो भी क्लास में चल रहे हैं इधर से उधर, और उनके हाथ में, मतलब उनकी आर्म में अंडर, उन्होंने अपनी मतलब आर्म के अंडर आयरन रूल पकड़ा हुआ है। तो उसको देखकर ये बच्चा और ज़्यादा डर जाता है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब इस बच्चे को सबके सामने क्लास में घुसना पड़ता है क्योंकि ये लेट हो गया है ना, लेट तो इसने बताया मैं लेट हो गया था, या शुरू में इसने बता दिया था कि मैं लेट हो गया था स्कूल के लिए। तो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो गया था, टीचर ऑलरेडी अंडर आर्म में रूलर लेके घूम रहे हैं, सब बच्चे आ गए हैं, तो इसको सबके सामने ही क्लास में जाना पड़ा, मतलब सबकी नज़रें उस पर होती हैं। कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा ना ये, कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब ये हमसे कह रहा है रीडर्स से कि आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरा जो चेहरा कितना ज़्यादा लाल हो गया होगा, कितना डर गया होगा मैं। मतलब ये जो बच्चा है इसका नाम फ्रांस है, अभी अब पता चला है हमें कि फ्रांस का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है कि एक तो उसे कुछ याद नहीं है आज के टेस्ट का, दूसरी बात वो लेट हो गया और टीचर को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन आगे देखते हैं, आगे जो होगा वो इसके बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट होगा, तो देखते हैं हम क्या होगा। बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ हुआ ही नहीं। सबसे बड़ा ट्विस्ट यही आता है, मतलब इसको ऐसा लगा था कि एक तो इसे कुछ आता नहीं, ऊपर से लेट हो गया, अभी इसको पहले डांट पड़ेगी कि लेट क्यों हुआ, फिर जब इससे टीचर इसके क्वेश्चन पूछेंगे तो इसे आएगा नहीं, तो डबल डांट पड़ेगी, हो सकता है इसकी पिटाई भी हो जाए रूलर से। उस समय तो टीचर्स पिटाई करते थे बच्चों की जो पढ़ते नहीं थे, तो इसको बहुत डर लग रहा था उस समय। लेकिन ट्विस्ट यही आ गया कि कुछ हुआ ही नहीं, उसे कोई डांट ही नहीं पड़ी, उसे कोई पनिशमेंट ही नहीं हुई। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हेमल ने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से, बहुत ही काइंड वे में मुझे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू।
तो मिस्टर एम हेमल ने, सॉरी मिस्टर हेमल नहीं, एम हेमल, एम हेमल ने बड़े ही प्यार से, मतलब उन पहले तो उसको देखा और फिर बड़े ही प्यार से उसका कि जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे भी नहीं शुरू कर रहे थे। मतलब ये सेंटेंस नॉर्मली स्ट्रिक्ट होता कि वो वी वर बिगनिंग विदाउट यू, लेकिन यहाँ पर जो टोन है एम हेमल की वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही जेंटल है, जेंटल टोन में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे टीचर कह रहे हो कि अरे तुम्हारे बिना तो क्लास अधूरी थी, उन्होंने बोला वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि जैसे टीचर ने बोला अरे तुम आ गए, तुम्हारे बिना तो क्लास बड़ी अधूरी थी। डाटा नहीं है इसको, ये तो सरप्राइज हो गया वैसे। चलो आगे आगे पढ़ते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। अब यहाँ पे फ्रांस को थोड़ा सा रिलीफ हुआ और वो रिलीफ में जल्दी से अपनी सीट पर, डेस्क पर जाकर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. अब ये बैठ जाता है, बैठने के बाद ये नोटिस करता है, मतलब पहले तो इसको बहुत डर लग रहा था, तब तो इसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये रिलीफ होकर बैठ गया तो इसने देखा कि इसकी जो टीचर है ना, उन्होंने बड़ा सुंदर सा ग्रीन कोट पहना हुआ है। मतलब ये अब यहाँ पर फ्रेंड्स नोटिस करता है कि एम हेमल ने अपना स्पेशल ग्रीन कोट पहना हुआ है और फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है और एक ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी हुई है और सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड है। और वो ये सब कपड़े ना ऐसे नॉर्मल ड्रेस भी नहीं पहनते थे, मतलब ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप, सब कुछ एम्ब्रॉयडरी वाला पहना हुआ है। और ये कपड़े वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन में पहनते थे, मतलब स्पेशल प्राइज डेज पर, इंस्पेक्शन पहनते दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। और वो इस तरह के स्पेशल कपड़े एम्ब्रॉयडरी वाले, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप, वो इस तरह के कपड़े वो कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ वो कुछ स्पेशल डेज पर ही पहनते थे, जैसे प्राइज डे है आज या कोई इंस्पेक्शन डे है। मतलब ये इस तरह के कपड़े स्पेशल ओकेजन पर ही पहने जाते थे। इससे हिंट मिलता है कि आज का दिन ऑर्डिनरी तो नहीं है, आज कुछ खास है। तो मतलब इस पूरे सीन में हमने देखा कि एक इमोशनल एटमोसफेयर बनता है। फ्रांस बहुत डरा हुआ था, जब वो क्लास में एंटर करता है तो क्लास एकदम साइलेंट थी। उसे लगा अब एम हेमल बहुत डांटेंगे, लेकिन एम हेमल का तो बिहेवियर ही बिल्कुल उल्टा निकला। बिल्कुल पोलाइटली, बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि अरे जाके बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, तुम्हारे बिना तो ये क्लास अधूरी है। मतलब ये सब मिलकर सिग्नल, और ऊपर से एम हेमल ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं जो वो हमेशा खास दिनों पर पहनते हैं। तो ये ओवरऑल सब चीज़ें मिलकर ये सिग्नल दे रही थी कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, आज का दिन बहुत खास है। चलिए आगे पढ़ते हैं, क्या होने वाला है खास। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. अब क्या होता है, मतलब उसको क्लासरूम में आने के बाद तो लगा कि आज कुछ खास दिन है, लेकिन इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत अजीब और बहुत ही स्ट्रेंज, मतलब बहुत ही और बहुत ही गंभीर लग रहा था। मतलब उदास लग रहा था। सॉल्म का मतलब होता है उदास, सीरियस, शांत। तो फ्रांस जो महसूस कर रहा था कि आज का दिन बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं है, कुछ तो अलग है आज, कुछ तो खास है। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and the several other besides. अब स्कूल को देख के तो उसको लग ही रहा था कि कुछ खास है, कुछ अलग है, आज का दिन बाकी दिन जैसा नहीं है। लेकिन फ्रांस को सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की होती है कि जो उसकी क्लासरूम के पीछे की सीट्स, जो बैक बेंचेस थी, वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज वहाँ उन पिछली बेंचेस पर कुछ लोग बैठे। और वो लोग कौन है, मतलब हमेशा क्या होता था कि जो पिछली लास्ट की बेंचेस होती थी वो हमेशा खाली रहती थी, वहाँ बच्चे नहीं बैठते थे, क्योंकि जितने बच्चे क्लास में थे वो आगे वाली सीट्स पर आ जाते थे। लेकिन आज वहाँ विलेज के कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं और शांत बैठे और क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल अनयूजुअल सा सीन है।
कि गांव के लोग आए हैं पढ़ने सर से, जैसे फॉर्मर मेयर आया है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर आया है, और भी बहुत लोग आए हैं। मतलब ऐसे लोग आए हैं जो अब अपनी जॉब से भी रिटायर हुए हैं, बहुत ही एल्डरली पीपल, बहुत ही ओल्ड पीपल, गांव के बुजुर्ग लोग आकर क्लास अटेंड कर रहे हैं। और ये सीन बहुत ही अनयूजुअल था कि आज कुछ होने वाला है। मतलब फ्रांस ने देखा कि ओल्ड हाउसर को यहाँ पर देखा उसने, और जिसने 3 कॉर्नर्स वाली कैप पहनी हुई थी, और ये 3 कॉर्नर वाली जो कैप है ये इनका ट्रेडिशनल स्टाइल है। उसके साथ और भी रेस्पेक्टेड लोग थे, जैसे कि फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये सब रिटायर हो गए हैं। मतलब गांव के बड़े बुजुर्ग लोग थे, मतलब पूरा गांव इस क्लासरूम में मौजूद था। एवरीबडी लुक्ड सैड। जो सब लोगों के चेहरे पे ना उदासी थी, जैसे सबको पता है कि कुछ कीमती चीज़ छिनने वाली है। एंड द हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस। ये थम्ड एट द एजेस भी एक एक्सप्रेशन था जो हमने शुरू में पढ़ा था। मतलब सबको पता था कि उदास, सबके चेहरे पर उदासी थी। और हाउसर एक पुरानी फ्रेंच बुक है, द एन ओल्ड प्राइमर, ये एक फ्रेंच बुक होती है, वो लाए थे। हाउसर एक पुरानी फ्रेंच बुक जिसका नाम है प्राइमर, द ओल्ड एन ओल्ड प्राइमर, ये उसको लेकर आए थे। बुक के कोने ना घिसे हुए थे, थम्ड एट द एजेस, मतलब जो बुक के कोने हैं वो घिसे हुए थे। मतलब बुक बहुत ही पुरानी और ज़्यादा यूज़ की हुई थी, मतलब बहुत बार पढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा। थम्ब एट द एजेस का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई किताब, जिस किताब को बहुत लोगों ने पढ़ा हो, बहुत बार पढ़ा हो। तो वो प्राइमर, एन ओल्ड प्राइमर जो थी वो बहुत पुरानी थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ ग्रेट स्पेक्टेटर्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और वो बुक घुटनों पर खोल कर बैठे थे, और बड़े चश्मे लगाकर पेज, मतलब बड़े बड़े चश्मे जो थे उनके पेजेस पर रखे हुए थे, मतलब उनके पास बहुत बड़े बड़े स्पेक्टेकल्स थे, उसको बुक पर रखे हुए थे वो। और सीन बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। अब आगे पढ़ते हैं। While I was wondering about it all, M. Himmel mounted his chair in the same grave and gentle tone which he had used to me, said. अब फ्रांस अभी यही सोच ही रहा होता है कि ये हो क्या रहा है सब, मतलब वॉन्डरिंग कर रहा है, ये हो क्या रहा है, ये बड़े बूढ़े लोग हमारी क्लास में क्यों आ गए हैं। तभी एम हेमल अपनी चेयर पर चढ़ जाते हैं, मतलब वो खड़े हो जाते हैं, अपनी चेयर पर खड़े हो जाते हैं बड़ा सा लेक्चर देने के लिए। और एम हेमल का जो टोन है बहुत ही सीरियस भी है और प्यार भरा भी है, और वो सबसे एक साथ कहते हैं। मतलब उनका जो टोन है ना, उसमें गुस्सा है ना डांट है, सिर्फ एक पेन है उनकी, बहुत ही जेंटल सा टोन है, ग्रेव टोन है उनका, दर्द भरा टोन है उनका। और वो क्या कहते हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। अब वो ये जो लाइन बोलते हैं ना, इससे सभी बच्चों का दिल टूट जाता है। वो कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी आखिरी क्लास है, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। ये लाइन बहुत ही दिल हार्ट ब्रेकिंग लाइन है ये। टीचर यहाँ पर सीधा कह देते हैं कि ये मेरी आखिरी क्लास है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेज एंड लॉरेन। वो बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है। बर्लिन प्रूशिया गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जो कि जीत गए वॉर में, मैंने शुरू में बताया था आपको। तो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो आज से मेरा जो क्योंकि फ्रेंच, ये तो फ्रेंच टीचर हैं, ये तो फ्रेंच पढ़ाते हैं, ये लोग फ्रेंच हैं, तो आज से तुम लोग, आज के बाद से तुम लोग फ्रेंच नहीं पढ़ोगे, तो मेरा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं तो फ्रेंच हूँ, फ्रेंच टीचर हूँ मैं तो मेरा काम तो भाई ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए आज मैं आखिरी बार पढ़ाऊँगा। मतलब अब से ये दो जगहों की मतलब अब से स्कूल्स में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को हटा दिया जा रहा है। तो ये है कल्चरल अटैक, कि आपने कुछ लोगों से उनकी नेटिव लैंग्वेज छीन ली। जैसे कोई हमसे हमारी हिंदी ही छीन ले, हिंदी हमारी मदर टंग है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। हम इंग्लिश पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन हमसे अगर कोई हिंदी छीन ले तो हमें कैसा लगेगा। ये कोई तमिलनाडु के लोगों से तमिल छीन ले, कोई कर्नाटक के लोगों से कन्नड़ छीन ले, है ना, केरल के लोगों से मलयालम छीन ले, वेस्ट बंगाल के लोगों से लोग बंगाली लैंग्वेज छीन ले, तो बड़ी दुख की बात होगी ना उनके लिए।
तो ये बात सुनते सबका दिल टूट गया। सो हाँ, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। नए टीचर कल से आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और ये तुम्हारा आज आखिरी लास्ट फ्रेंच लेसन है। तो ये सुनकर फ्रेंड्स एकदम शॉक्ड हो जाता है कि अब वो फ्रेंच कभी नहीं पढ़ पाएगा। अभी तक तो उसे बहुत डर लग रहा था कि उसने पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े हैं, उसको शायद इंटरेस्ट भी नहीं था, पढ़ पढ़ के नहीं आया, तो उसे डर था कि सर डांटेंगे, शायद पिटाई भी, उसके रूलर भी पड़ जाएगा। लेकिन उसे डर लग रहा था। लेकिन अब ये बात सुन के फ्रेंड्स का दिल टूट गया, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। अब वो कहते हैं आगे, मिस एम हेमल कहते हैं, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी अटेंटिव रहें इस आखिरी क्लास में। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब ये बात फ्रांस कह रहा है कि मेरे तो दिल में ये बात, ये जो शब्द एम हेमल ने कहे, ये शब्द बिल्कुल बिजली गिरने जैसे थे। थंडर क्लैप हो गया, मतलब ये बात फ्रांस के लिए बिजली गिरने जैसी थी। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग थी ये फ्रांस के लिए। ओह द riches, दैट was what they had put up at the town hall। अब फ्रांस को याद आता है कि अरे हाँ, टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर कुछ ऑर्डर लगा था ना, जिसको देखने के लिए, पढ़ने के लिए लोगों की भीड़ लगी थी। क्या ये वही ऑर्डर था जिसको लोग पढ़ रहे थे? उसे समझ में आ जाता है कि ये उस नोटिस का मतलब, जिसके लिए भीड़ लगी थी, उस नोटिस का मतलब यही था कि अब से हम लोग फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे, हमें जर्मन पढ़नी है। राइट। बहुत ही बेचारा, बहुत ही दुख में चला गया है, रेग्रेट में आ गया है वो। और उसको अपनी लैंग्वेज की वैल्यू समझ में आएगी धीरे धीरे। बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है इस कहानी का ये, जो अब हम पढ़ेंगे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब फ्रेंड्स को अपनी ना पढ़ने पर, ना इंटरेस्ट दिखाने पर होता है बहुत पछतावा, रेग्रेट होता है। फ्रेंड्स को अपनी गलतियों का एहसास होता है, उसे लगता है कि अरे ये आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है और मुझे तो ठीक से फ्रेंच आती ही नहीं है, लिखने भी नहीं आती मुझे तो। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट इन फ्रेंच। मतलब उसको लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने ठीक से सीखा क्यों नहीं, मुझे तो फ्रेंच ठीक से लिखनी भी नहीं आती। और अब मुझे कौन सिखाएगा, अब तो कोई स्कूल हमें फ्रेंच पढ़ाएगा भी नहीं, तो हम कैसे पढ़ेंगे फ्रेंच को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैं तो, और मुझे तो दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा फ्रेंच पढ़ने का। मतलब मैंने अभी तक इम्पोर्टेंस नहीं दी फ्रेंच को, मैंने मन लगा कि पढ़ाई नहीं की, और अब तो मैं सीख भी नहीं पाऊँगा, कोई मौका भी नहीं मिलेगा, मतलब गलती सुधारने का तो कोई मौका ही नहीं है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मतलब मुझे तो यहीं रुक जाना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब फ्रांस अपने पास्ट को रेगरेट करता है कि वो पढ़ाई को छोड़कर हमेशा गेम्स और मस्ती करता था, बर्ड्स के एग्स एग्स ढूंढता रहता था, स्लाइडिंग के लिए जाता रहता था, मतलब पढ़ाई नहीं करता था, वही सब फालतू की मटर गश्ती करता था। मतलब पढ़ना छोड़कर गेम्स और मस्ती की है ना उसने, अब उसको वो सारी बातें रेगरेट होती है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends that now I couldn't give up. अब उसको बहुत ज़्यादा रेगरेट हो रहा है। वो अपनी जो जो बुक्स को वो बर्डन समझता था, मतलब जो उसको कुछ समय पहले तक भी बर्डन लगती थी, आज वही बुक्स उसको बहुत प्यारी लग रही है, उसे प्यारे दोस्तों जैसी लग रही है, क्योंकि अब उनसे जुदा होने का समय आ गया है ना। मतलब उसको, और उसने कभी ग्रामर को ढंग से नहीं पढ़ा, हिस्ट्री को नहीं पढ़ा सेंट्स की। वो उसको ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो ग्रामर है, हिस्ट्री है फ्रेंच लैंग्वेज की, उसे पहले बहुत ही हैवी लगती थी कैरी करने के लिए, उसको पढ़ने का मन नहीं करता था। लेकिन आज जब उसे पता चल रहा है कि ये तो हमसे छुट रहा है, तो आज उसको बिल्कुल पुराने दोस्तों जैसा लग रहा है। हमें हमारे पुराने दोस्त बड़े ही प्रीशियस होते हैं ना हमारे लिए, और जिन्हें ये छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। एंड एम हेमर टू। और फ्रांस को अब टीचर की भी वैल्यू समझ में आ गई है। मतलब जिस टीचर से ये सुबह से डर रहा था, क्लास बंक करने का सोच रहा था, अब वो टीचर उसे बहुत अच्छा लग रहा है, वो टीचर उसको बहुत प्यारा लग रहा है। अब उसको ये भी दुख हो रहा है कि अब एम हेमल से भी नहीं मिल पाऊंगा मैं, क्योंकि अब ये तो आएंगी नहीं, अब तो नया टीचर आएगा।
रूलर और स्ट्रिक्टनेस, मतलब एम हेमल के पास एक आयरन रूलर था जिससे बच्चों की पिटाई होती थी, उसको भूल गया वो, उनकी स्ट्रिक्टनेस को ही भूल गया। बोलते वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बुरा लग रहा है इसको। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वो आइडिया जिससे मतलब ये जो सोचना ही कि अरे वो तो चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं तो उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, ये सब चीज़ें उसको बहुत क्रैंकी बना रही थी। मेड मी फॉरगेट अबाउट अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। मतलब वो ये सब भूल गया कि जो टीचर है वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, वो कितने डांटते हैं, कितनी स्ट्रिक्टनेस है उनमें, और वो आयरन रूलर रखते हैं, ये सब भूल के बस मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मिस्टर एम हेमिल जो कभी नहीं आएंगे, मैं कभी फ्रेंच नहीं सीख पाऊँगा। बताओ, बहुत बुरा लग रहा है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब वो मिस्टर एम हेमिल के बारे में सोचता है कि उन्होंने स्पेशल कपड़े रिस्पेक्ट और फेयरवेल के लिए पहने हैं। मतलब उनके ये फाइन संडे क्लोथ थे ना, जिस जो अपने खास मौक़ों पे पहनते थे, आज उन्होंने अपने आखिरी लेसन के लिए, अपने फेयरवेल के लिए इसको पहना है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब वो समझ गए कि बुजुर्ग लोग क्यों बैठे थे गाँव के, क्योंकि आज उनका आखिरी लेसन था, क्योंकि उन्हें भी अफसोस था कि वो कभी स्कूल नहीं जा पाए ना अपनी लाइफ में, तो उन्हें भी अफसोस था। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, मतलब वो भी ज़्यादा टाइम स्कूल नहीं जा पाएंगे, ये भी उनके मन में डर था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और ये एक तरीका था इन गाँव के लोगों का यहाँ आना, एक तरीका था हमारे टीचर को थैंक यू बोलने का, कि उन्होंने 40 साल तक फेथफुल सर्विस की और रिस्पेक्ट दी, रिस्पेक्ट शो कर रहे थे कंट्री के लिए, जिस कंट्री के लिए अब जो कंट्री इनकी खुद की रही भी नहीं है, क्योंकि अब देश इनका नहीं है तो लैंग्वेज भी इनकी क्यों रहेगी। तो ये एक तरीका था टीचर को 40 साल की सर्विस के लिए सैल्यूट करने का। उनको ये सिर्फ क्लास नहीं थी, ये फ्रेंच लैंग्वेज और आइडेंटिटी के लिए एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, राइट। तो यहाँ तक हमने देखा कि लैंग्वेज सिर्फ बोलने का ज़रिया नहीं होती है, वो आइडेंटिटी, कल्चर और फ्रीडम होती है। जो चीज़ हम लाइटली लेते हैं ना, उसकी कीमत हमें तब समझ में आती है जब वो चीज़ हमसे छिन जाती है, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. फ्रांस अभी अपनी गलतियों, अपने रेग्रेट में ही था, अपनी सिचुएशन के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे ऐसा लगा, मतलब उसने सुना कि उसका नाम पुकारा जा रहा है, मतलब क्लास में जवाब देने की उसकी बारी आ जाती है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब फ्रांस को ग्रामर का रूल सुनाना था। ये वही चीज़ थी जिससे वो सबसे ज़्यादा डरता था, जिसे वो याद नहीं था ना, उसी का ही तो डर था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake. अब फ्रेंड्स सोचता है कि काश मैं पार्टिसिपल का वो रूल याद कर पाता, उस रूल को बिना गलती के बोल पाता, तो कितना अच्छा होता ना। आखिरी क्लास पर सर को ये एक अच्छा सा फेयरवेल दिया जाता, मैं बिना किसी गलती के ज़ोर से क्लियरली मैं वो पार्टिसिपल का रूल सुना पाता उनको, तो कितना अच्छा होता। अब उसे समझ में आ रहा है कि जो चीज़ कल के लिए छोड़ी जाती है, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है उसे। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, फ्रांस ना उलझ जाता है। अब उसे आता तो है नहीं, मतलब उसको याद है नहीं, वर्ड्स भी वो भूल जाता है, उसका दिल ज़ोर से धड़कने लग जाता है और वो डेस्क पकड़ के खड़ा हो जाता है, और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है और ऊपर देखने की हिम्मत भी उसकी नहीं हो रही है। अब आगे पढ़ते हैं। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। अब मिस्टर हेमल जो उसको डांटते नहीं है इस बात पर, बल्कि उसे प्यार से देख कर, मतलब प्यार से कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मतलब लिटिल फ्रेंड्स मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तो इतना बुरा फील
मतलब तुमको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें ऑलरेडी मतलब बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। तो ये उनकी ह्यूमैनिटी और सेंसिटिविटी को दिखाता है। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ। ये टीचर की एक बड़ी लाइफ लेसन देते हैं टीचर यहाँ पर, कि हम सब कहते हैं कि हम कल सीखेंगे। हम ऐसा कहते हैं, हमें सीखेंगे, और इसी आदत ने हमें आज यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब वो कह रहे हैं कि हम हम जो है, मतलब यहाँ पर टीचर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, और तुम देखो कि हम अपने आप से ये चीज़ कहते हैं कि हम कल सीखेंगे, और हमारी जो कल पर टाल देने वाली आदत है ना, इसी से हमें नुकसान हो जाता है। वही मैंने आपको बताया था, ये एक तरह का तरीका है बेटा बोलने का। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। ये हम एक तरह से अपने आप को टाइम दे देते हैं, कह रहे हम कल करेंगे, हम कल सीखेंगे, अभी तो बहुत समय है, मैं कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो तुम, हम ये कहाँ आ गए हैं, हमारी इसी आदत ने हमें कहाँ पहुँचा दिया है, कि आज ये दिन आ गया है कि हमारी खुद की भाषा हमसे छीन ली गई है। That's great trouble with essays. She puts off learning till tomorrow. ऐसे इसके लोगों को पढ़ाई को कल पर छोड़ देते रहे, मतलब यहाँ के जो लोग हैं, इनके जो, मतलब ये अपने शहर के अपने गांव के लोग ही बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोग पढ़ाई को कल पर छोड़ देते थे, ऐसे ही करते रहते थे। अब उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज उनसे छीन ली गई है, अब पढ़ो तुम विदेशी लैंग्वेज। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst. Poor little France, we have all a great deal to reproach ourselves with. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली इन्होंने यहाँ पर। वो कहते हैं कि एलसीएस के लोग पढ़ाई को कल पर छोड़ देते रहते थे, और अब उनसे उन्हीं की लैंग्वेज छीन ली जा रही है। फिर मिस्टर मतलब एम हेमल कहते हैं, मतलब वो एक तरह से लोगों को ताना देते हैं कि तुम खुद को फ्रेंच कहते हो, ठीक है, पर अपनी ही भाषा बोल नहीं पाते, अपनी ही भाषा तुम लिख नहीं पाते। तो ये लाइन बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल कमेंट है। जैसे कि भारत में भी, यहाँ हमारे देश में भी, जिन बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, होते ना कई बच्चे, तो हिंदी नहीं लिखने आती उनको, इतने बड़े हो जाते फिर भी हिंदी नहीं लिखने आती। तुम खुद को हिंदी कहते हो, हिंदी देश में रहते हो, भारत में रहते हो, और तुम्हें हिंदी नहीं आती है। कितनी शर्म वाली बात है ये, वैसे देखा जाए तो, कि अगर हमें अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग हमें लिखनी नहीं आती है, पढ़नी नहीं आती है, तो कितनी शर्म की बात है ये। तो एक तरह से एम हेमल भी ताना ही दे रहे हैं यहाँ पर, कि तुम खुद को, तो हम सब लोग जो हैं, हम खुद को प्रिटेंड करते हैं कि हम फ्रेंच मैन हैं, बट ना हम उसको लिख पाते हैं, ना उसको बोल पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, राइट। बट यू आर नॉट द वर्स्ट। वो कहते हैं, मतलब टीचर फ्रेंड्स को अकेले दोषी नहीं मानते, वो कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा ही ऐसा नहीं है, कहते हैं हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए, हम सब एक जैसे हैं, हम सब, मतलब कलेक्टिव गिल्ट है, कि पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं इसके पीछे, और टीचर्स भी जिम्मेदार हैं। मतलब जो बच्चे, अब जैसे फ्रांस है, अपनी ही मदर टंग को लिख नहीं पाता, बोल नहीं पाता ठीक से, मतलब बोल तो खैर पाता ही होगा, ठीक से लिख नहीं पाता, उसको पार्टिसिपल्स नहीं आते। टीचर ने उसे कहा कि तुम सुनाओ मुझे पार्टिसिपल का रूल, लेकिन उसे नहीं आता। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा अकेले का दोष नहीं है, ये हम सब का दोष है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. अब वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने पढ़ाई को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी तुम्हारे लिए, वो ये चाहते होंगे कि तुम मतलब उन्होंने प्रेफर क्या किया, तुमको पढ़ाने से ज़्यादा प्रेफर किया कि तुम फार्म्स पर या मिल्स पर काम करो, ताकि ज़्यादा पैसा आए घर में। मतलब वो कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी यहाँ गलती है, कि उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों को उन्होंने फार्म्स और मिल्स पर भेज दिया काम करने के लिए, ताकि ज़्यादा पैसा आ जाए थोड़ा। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। अब वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं, वो खुद को भी, मतलब अपनी भी गलती एक्सेप्ट करते हैं, वो खुद को भी ब्लेम करते हैं। और अगर टीचर अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है ना बच्चे के फेलियर पे, तो ये एक ग्रेट टीचर की पहचान है, कि वो खुद की भी गलती कह रहा है। वो कहता है कि और मैं भी तो दोषी हूँ इस चीज़ का, कि तुम्हें नहीं आता, तुम्हें पार्टिसिपल्स नहीं आते।
तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है कि उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई को प्रेफरेंस नहीं दी है, तुमसे काम करवाते हैं, मेरी भी गलती है. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? अब वो कहते हैं कि कभी कभी टीचर ने भी क्लास छोड़कर अपना काम करवाया ही होगा. मतलब पूरा सिस्टम ही गलत था यहाँ पर. मतलब टीचर्स जो है पढ़ाई के टाइम पर कह रहे हैं कि जाओ हमारे प्लांट्स को, हमारे फ्लावर्स को वाटर कराओ, है ना. और जब फिशिंग पर जाना चाहते हैं तो हॉलीडे दे दिया बच्चों को कि जाओ जाओ तुम जाके छुट्टी करो, हम तो फिशिंग करेंगे. तो मतलब क्लास छोड़कर बच्चों की पढ़ाई को स्टेक पे करा के टीचर्स ने भी अपने पर्सनल काम बच्चों से कराए हैं, या अपने पर्सनल काम के लिए बच्चों को छुट्टी दे दी. मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत था. सिर्फ बच्चे ही, मतलब सिर्फ बच्चों को दोष दे देना कि इन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, ये कहाँ तक सही है. हर कोई जिम्मेदार है उसके लिए. अब यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कोर थीम इस चैप्टर का कि फ्रेंच लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट. Then from one thing to another, M. Himmel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इन्होंने, ये आपकी आंसर राइटिंग में भी काम आ सकती है. वो कहते हैं, मतलब अब एम हैमल जो है लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं. वो कहते हैं, मतलब वो फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर कहते हैं कि जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है ना, दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है. वो फ्रेंच लैंग्वेज को दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज बताते हैं कि, और हम वो कहते हैं कि हमें इसको गार्ड करना चाहिए, हमें इसे भूल नहीं जाना चाहिए. क्योंकि वो ऐसा मानते हैं, और सच भी यही बात, कि जब लोग एंस्लेव्ड हो जाते हैं तो वो अपनी भाषा को मतलब भूल जाते हैं एक टाइम के बाद, क्योंकि यूज़ ख़त्म हो जाता है ना. जैसे कि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, किसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो आपकी वहाँ की लैंग्वेज होगी. अब जब लोग शहरों में आके रहने लग जाते हैं तो वो शहर में जैसे हिंदी बोली जा रही है तो वो वही बोलने लग जाते हैं, तो वो अपने गाँव की भाषा, अपने ट्राइब की भाषा जो है वो लुप्त हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है. तो यहाँ पर ये भी ये कह रहे हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा क्लियर और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है जो उन्होंने एम हेमल ने की है कि जब तक किसी देश के लोग अपनी भाषा को संभाल कर रखते हैं तब तक उनके पास अपनी आज़ादी की चाबी रहती है. कि आज़ादी की चाबी रहती है. अगर हाँ, हमारे देश के लोग अपनी भाषा को संजो के नहीं रखेंगे, उसे सेफ नहीं रखेंगे, तो हमारी आज़ादी चली जाएगी. तो लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, वो आइडेंटिटी है, वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू एंस्लेवमेंट, राइट. आगे पढ़ते हैं. देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. अब उसके बाद एम हेमल ने पढ़ाना, मतलब वो बुक की ग्रामर ओपन करते हैं, ग्रामर की बुक को ओपन करते हैं और अब पढ़ाना शुरू करते हैं. जैसे हर पल को जीना चाहते हो. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. अब फ्रांस को, मतलब जब वो पढ़ाते हैं, मतलब जो बुक खोलते हैं ग्रामर की और ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाते हैं, वो पढ़ने के बाद फ्रांस को हो जाती है बहुत ज़्यादा हैरानी. क्योंकि आज जो उसने सब कुछ जो भी एम हेमल ने पढ़ाया है वो सब उसे इतने अच्छे से समझ में आ गया. मतलब पहली बार फ्रेंड्स को सब कुछ समझ में आया जो एम हेमल ने पढ़ाया. आज सब कुछ उसे बहुत आसान लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी. जो भी एम हेमल बोल रहे थे वो बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, क्योंकि आज उसने बहुत ही इंटरेस्ट से सुना है. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so, ये मैप है, with so much patience. मतलब ये कह रहा है कि आज जो एम हेमल ने पढ़ाया उसको पूरे इंटरेस्ट से सुना, पहली बार फ्रांस पूरी लगन से
एम हेमिल को सुनता है और उसको सब कुछ बहुत आसान लग रहा होता है, और टीचर ने भी पहली बार इतने पेशेंस के साथ पढ़ाया है। ये भी तो बात है, सिर्फ स्टूडेंट ने थोड़ी ना पढ़ा है पूरे इंटरेस्ट के साथ, टीचर ने भी तो हर चीज़ को इतने पेशेंटली समझाया है। हो सकता है ये बहुत डांटते हो, पहले चीज़ों को पेशेंटली नहीं समझाते हो, प्यार से नहीं पढ़ाते हो, क्योंकि जब इन्होंने प्यार से उसको बुलाया फ्रेंड्स को तो ये हैरान हो गया, इसका मतलब ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि टीचर जब तक बच्चों से प्यार से बात नहीं करता ना, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाई में। तो टीचर का पोलाइट होना, सॉफ्ट स्पोकन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको बच्चों को पढ़ाना है, उनका इंटरेस्ट जगाना है, तो बच्चों से प्यार से बात करना, पोलाइटली बिहेव करना बहुत ज़रूरी है। सो यस, हाँ मतलब टीचर ने भी पहली बार बहुत पेशेंस से पढ़ाया और स्टूडेंट ने तो पढ़ाई बहुत इंटरेस्ट के साथ है। अब देखिए ये है मैप फ्रांस का। ये जो ये इन दो जगहों की बात हो रही है, लॉरेन और एल्सेस, और ये कहानी है एल्सेस की। इन दोनों ही जगह पर ये जर्मनी है, यहाँ पर वॉर हुआ है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और जिसमें जर्मनी जीत गया है। और यहाँ पर इस जगहों पर, मतलब इस पूरी जगह पर इन्होंने कर लिया है कंट्रोल, और यहाँ पर जर्मनी पढ़ाई जाएगी, राइट। अब देखिए मैप से थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या लड़ाई है और किस हिस्से को कंट्रोल किया है और किसको अब कहाँ पर पढ़ाया जाएगा, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। यस, तो टीचर ने भी बहुत ही प्यार से पेशेंस से पढ़ाया है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. अब ऐसा देखकर लग रहा है कि ये पुअर मैन, यानी कि पुअर मैन किसको बोल रहे, टीचर को बोल रहे, एम हेमिल को, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एम हेमिल चाहते हैं कि जो भी नॉलेज उनके पास है वो इस आखिरी लेसन में आखिरी बार स्टूडेंट्स को बस दे दे, मतलब एक ही झटके में सारी नॉलेज सब कुछ सिखा दे, सब कुछ सिखा दे। तो ये मतलब उनका एफर्ट है कि वो आज वो बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, सब कुछ सिखाना चाहते हैं, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर के बाद राइटिंग की क्लास होती है, मतलब हुई थी। सो ये भी फ्रेंच लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। उस दिन एम हेमल नई कॉपी बुक्स लाते हैं, उन पर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा होता है फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि देश और आइडेंटिटी के, मतलब देश की आइडेंटिटी, लोगों की आइडेंटिटी के सिंबल्स हैं, राइट। दे लुक्ड like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desk. ये वर्ड्स क्लासरूम में छोटे छोटे झंडे जैसे लग रहे थे। मतलब फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल नेशनल फ्लैग की तरह हो गई, जो कि देश की आइडेंटिटी भी है। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। अब ये जो सब बच्चे हैं ये बहुत लगन से लिखने लग जाते हैं, सारे बच्चे ना, और ये टीचर ने भी कहा इनको कि भाई आप सब लिखो, और सब लिखने में लग जाते हैं। मतलब क्लासरूम में बिल्कुल शांति होती है। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ रूम में एक ही आवाज़ थी, जो पेन की आवाज़ होती है ना, जो हम पेन से लिखते हैं पेपर पर, तो जो पेन के स्क्रैच होने की जो आवाज़ होती है ना, बस वही आवाज़ आ रही थी। और ये साइलेंस रिस्पेक्ट और सीरियसनेस को दिखाता है। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. अब क्या होता है, क्लास में बीच में कुछ कीड़े बीटल्स आ जाते हैं, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि आज का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
छोटे बच्चे अपनी कॉपीज़ में शेप्स बना रहे थे जैसे वो भी फ्रेंच लिख रहे हो, मतलब ये इनोसेंस और रिस्पेक्ट को दिखाता है। यूजुअली क्या होता है क्लासरूम में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब ऐसे ही होते हैं, मतलब पढ़ रहे होते हैं, मान लो क्लास में कोई कबूतर आ गया, चिड़िया आ गई, सारे बच्चे पढ़ाई छोड़कर उस कबूतर उस चिड़िया को देखने लग जाते हैं। जैसे मेरे भी क्लासरूम में अभी कुछ दिन पहले, जबकि वो तो ग्रेजुएशन के बच्चे थे, तो गिलहरी आ गई थी, तो सारे बच्चे एकदम उथल पुथल हो गई क्लास में। उस गिलहरी गिलहरी कोई बहुत छोटा सा जानवर है, वो तो कोई नुकसान भी नहीं देता है, फिर भी पूरी क्लास में उथल पुथल हो गई। एक बार पिजन आ गया था क्लास में, वो तो ऊपर ऊपर ही उड़ रहा था, उसको देख के पूरी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। तो लेकिन आज बच्चे इन डिटेल्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, बस वो अपनी कॉपी में पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, समझ रहे थे, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे डिटेल्स को, क्योंकि आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट था। छोटे छोटे बच्चे भी कुछ शेप्स बना रहे थे, क्यों उन्हें लिखना इतना नहीं आता होगा, वो भी ऐसे शेप्स बना रहे थे जैसे कि फ्रेंच लिख रहे हो। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब यहाँ पर फ्रांस का एक इमोशनल थॉट आता है कि छत पर पिजन्स जो है वो कूट के आवाज़ कर रहे हैं धीरे धीरे। अब वो यहाँ सोचता है कि अब जब देश को जर्मन जर्मन लैंग्वेज थोप दी गई है, तो क्या कबूतर भी जर्मन में बोलेंगे, जो कूट की आवाज़ करते हैं, क्या वो भी जर्मन लैंग्वेज में आवाज़ करेंगे? तो ये लिंग्विस्टिक ऑपरेशन पर एक शार्प कमेंट है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या ये जानवर, ये पक्षी भी अब जर्मन में ही बोले, जर्मन लैंग्वेज में बोलेंगे? हम तो चलो इंसान हैं, हम पर तो चीज़ें थोपी जा सकती है, क्या ये भी ऐसी करेंगे? अब यहाँ पर ये देखेगा एम हेमल की तरफ और इसको पेन होगा सर को देख कर ना अपने। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. अब जब लिखते समय बीच बीच में ये जब भी फ्रांस देखता है एम हेमल को, मतलब वो एम हेमल को देखता है, तो वो देखता है कि एम हेमल जो है वो मोशनलेस अपनी चेयर पर बैठे हैं और वो चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं, निहार रहे हैं, जैसे हर चीज़ को अपनी यादों में कैद कर रहे हो, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उन्होंने पढ़ाया है बच्चों को, फ्रेंच पढ़ाया है, तो एक लगाव भी तो हो जाता है ना आपको अपने वर्क प्लेस से। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. वो कहता है कि 40 साल से ये इसी क्लासरूम में, इसी गार्डन, मतलब वो 40 साल से यही है, यही क्लासरूम है, यही गार्डन है, यही स्टूडेंट्स है, और यही इनकी पूरी ज़िंदगी थी, लेकिन अब नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है, अब नहीं रहेगी। Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. वो कहते हैं सिर्फ लोग ही नहीं, पेड़ पौधे भी उनके साथ बड़े हुए हैं, मतलब ये यहाँ पर बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है वो, और उनका बहुत ही गहरा रिश्ता है इस जगह से। बिल्कुल जगह, 40 साल आप कहीं काम करते हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप दिल से जुड़ जाते उस जगह से। How it must have broken his heart to live it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो सब कुछ छोड़कर जाना किसी टीचर के लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। देश को छोड़ना पड़ेगा, स्कूल को छोड़ना पड़ेगा, लैंग्वेज को छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छूट रहा है, मतलब इनका दिल कितना टूट रहा होगा ना सब कुछ छोड़ने में। और इनकी जो सिस्टर है ऊपर सब कुछ पैक कर रही है ट्रंक्स में, क्योंकि इनको नेक्स्ट डे देश छोड़ना है, क्योंकि अब इनका काम नहीं है ना यहाँ पे। सबसे पहले तो इन्हीं इन्हीं निकालेंगे, जितने भी फ्रेंच टीचर्स हैं सबसे पहले तो इन्हें निकालेंगे कि कहीं ये चुपचाप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो फ्रेंच। ये भी तो हो सकता है ना भाई, स्कूल में पढ़ाना अलाउड नहीं है, हो सकता है ये घर पे बुला के पढ़ाएं बच्चों को चुपचाप, या किसी के घर जाके पढ़ाएं, तो ये पॉसिबिलिटी ना हो तो इनको तो देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। इतने दर्द के बावजूद भी इतनी हिम्मत इनमें थी, इतनी करेज थी कि इन्होंने आखिरी पल तक ये पढ़ाते हैं, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी और डिग्निटी भी है, मतलब ये बात इनकी ड्यूटी और डिग्निटी को दिखाता है। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, bee, bee, bo, boo. What is this?
मतलब राइटिंग क्लास के बाद इनकी क्लास थी हिस्ट्री की, उसके बाद बेबी चैंटिंग हो रही थी वहाँ पे, तो छोटे बच्चे फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स बोल रहे थे, मतलब छोटे बच्चों की क्लास में ये बच्चे जो है ये फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स बोल रहे थे, ये सारे फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स है। सो ये फ्रेंच लैंग्वेज की आखिरी आवाज़ है उस स्कूल में जो बच्चे बोल रहे हैं। डाउन देयर at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with him. So, जो एक बूढ़े हाउसर थे वो भी पढ़ रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू थे, रो रहे थे वो बेचारे, ठीक है। और क्योंकि उन्हें भी बहुत अफसोस था कि काश हमने पहले पढ़ लिया होता, काश पढ़ लिया होता, ऐसा रहता है ना मन में। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, मतलब उनकी आंखों में भी दर्द था, आंसू थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ा रही थी इमोशंस में, मतलब जब हम रो रहे होते ना हम बोल नहीं पाते। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। मतलब ये सीन इतना ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको सुनना बड़ा फ़नी होता था, लेकिन आज उनकी दर्द भरी आवाज़, रोने वाली आवाज़ में हम सब, मतलब ये सीन इतना इमोशनल है कि सभी लोग रोना चाहते थे। वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, वो सब हंसी और आंसू दोनों आ रहे थे उन्हें। हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट दैट लास्ट लेसन। फिर कहते हैं कि और इस तरह से मुझे हमेशा ये लास्ट लेसन याद रहा, इसी इसी तरह से, क्योंकि ये जो क्लास थी ये बहुत ही इमोशन से भरी हुई थी। और इसी तरह से ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और 12 बज जाते हैं घड़ी में, और फ्रेंच लेसन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 12 बजे क्लास ख़त्म होने वाली थी, तो फ्रेंच लेसन का ख़त्म होने का टाइम आ जाता है, क्योंकि घड़ी में 12 बज जाते हैं। Then the Angelus, at the same moment, the trumpets of Prussian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair, and never saw him look so tall. Um, बाहर से प्रूशियन आर्मी की ट्रम्पेट्स की आवाज़ आ रही थी, अंदर फ्रेंच लैंग्वेज का अंत हो रहा था। तो पॉलिटिकल आयरनी है ये। अब एम हेमिल जो है वो खड़े हो जाते हैं, बहुत ही कमज़ोर से, सफ़ेद से लग रहे थे, पर बहुत ऊंचे लग रहे थे, मतलब इतने बहुत टॉल थे, टॉल लग रहे थे, मॉरली टॉल लग रहे थे वो, हाइट में टॉल नहीं लग रहे थे, मॉरली टॉल लग रहे थे। उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो बोलना चाह रहे थे माई फ्रेंड्स, आई के बाद वो कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि इमोशंस उनके गले में अटक जाते हैं, वर्ड्स फेल हो जाते हैं। बहुत इमोशनल सीन है ये, देखा जाए तो। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with his all might, he wrote as large as he could. फिर वो कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि गला उनका मतलब रोने से चौक हो जाता है। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक लेते हैं, पीस लेते हैं चौक का, और पूरी हिम्मत से लिखते हैं, जितना बड़ा वो लिख पाएँ उतना बड़ा लिखते हैं, वीव लव फ्रांस। मतलब ये फ्रांस में लिख देते हैं। हो सकता है मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत की हो, सॉरी फॉर दिस, मतलब आप देख लीजिएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। ये आप पर आपके लिए क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है फ्रांस अमर रहे, तो ये एक रेजिस्टेंस का नारा है। ये बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, वो जितना बड़ा वो लिख पाते थे उतना बड़ा वो लिख गए। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। रुक गए और उन्होंने अपना वॉल की तरफ ही हेड रखा। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। उसके बाद बिना एक शब्द बोले वो हाथ से इशारा कर देते हैं, ये क्लास ख़त्म। और वो क्या इशारा करते हैं, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। तो बिना एक शब्द बोले वो हाथ से इशारा करके बोल देते हैं कि क्लास ख़त्म, लेकिन असल में सिर्फ क्लास ख़त्म नहीं हुई है, एक एरा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ ये कहानी भी ख़त्म हो गई है। सो ओवरऑल मैसेज जो है इस क्लास का, इस चैप्टर का, ये है कि लैंग्वेज सिर्फ बोलने का एक मीडियम नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है। और इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि आप अभी एजुकेशन को, अपने लेसन को भी लाइटली मत लीजिए। हम ये टाल देते हैं कि हम कल सीख लेंगे,
पर पता नहीं वो कल आएगा भी या नहीं आएगा। कल कहना सबसे बड़ी गलती है कि कल कर लेंगे। जब आपसे, और वैसे भी जो आपकी चीज़ है आपको उसकी इम्पोर्टेंस तब समझ में आती है जब वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है। तो और जब आपकी आज़ादी भी खतरे पे आ जाती है, राइट। तो ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। द लास्ट लेसन हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी भाषा सिर्फ बोलने का ज़रिया नहीं होती है, बल्कि हमारी पहचान है, ये हमारा गौरव है, हमारी आज़ादी होती है। फ्रांस और एम हेमल के थ्रू अल्फोंस डॉडे हमें ये याद दिलाते हैं कि जो चीज़ हम आज हल्के में लेते हैं वही कल हमारे लिए सबसे कीमती बन जाती है। ये कहानी सिर्फ एक स्कूल की आखिरी क्लास नहीं है, बल्कि पूरे कम्युनिटी, पूरे देश के पेन, उनके रेजिस्टेंस, उनके लिंग्विस्टिक प्राइड की कहानी है। जब तक हम अपनी भाषा और संस्कृति को संभाल कर रखते हैं तब तक कोई भी ताकत हमारी आइडेंटिटी हमसे छीन नहीं सकती। सो इसी मॉरल लेसन के साथ ये क्लास यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। एंड एट द लास्ट आई जस्ट वांट टू से, इफ़ यू फाउंड दिस क्लास हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। गुड नाइट।